नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र के अंतर्गत महान्यायवादी और सीएजी अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कैग भी कहते हैं, से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने इस पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण महान्यायवादी और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं महाधिवक्ता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो हर वर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, अटॉर्नी जनरल। संविधान के अंतर्गत भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। प्रश्न 2, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, भारत का महान्यायवादी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी को जाना जाता है। प्रश्न 3, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। तो ये किसके विधि सलाहकार हैं? ऑप्शन हमारा डी सही है, भारत सरकार के। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार भारत सरकार का होता है। प्रश्न 4, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। प्रश्न 5, पार्लियामेंट, जिसे संसद भी कहते हैं, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, भारत का अटॉर्नी जनरल, या जिसे हम महान्यायवादी भी कहते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। प्रश्न 7, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, वह कौन है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, महान्यायवादी। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, भारत के महान्यायवादी को। तो भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न 9, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है?
तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, कानूनी सलाहकार। सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है। प्रश्न 10, भारत का सॉलिसिटर होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, एक न्यायिक सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर एक न्यायिक सलाहकार होता है। प्रश्न 11, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल, जिसे हम महाधिवक्ता भी कहते हैं, की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और यह राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार भी होता है। प्रश्न 12, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, महाधिवक्ता, जिसे हम एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। प्रश्न 13, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, डी वित्त मंत्री द्वारा। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार के लेखों का लेखन परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, संविधान द्वारा। संविधान द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। प्रश्न 15, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, 6 वर्ष के लिए। वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि जी हैं, जिनका कार्यकाल 25 सितंबर 2017 से शुरू हुआ है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का प्रतिनिधि होता है और यह संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। प्रश्न 17, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। उसके पद से केवल उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। प्रश्न 18, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार से वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। प्रश्न 19, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। प्रश्न 20, किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 76। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, की नियुक्ति करता है। प्रश्न 21, भारत के महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। भारत सरकार के महान्यायवादी की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता के बराबर होनी चाहिए। प्रश्न 22, भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य होता है या नहीं होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, नहीं। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, किंतु संसद की बैठकों में वह भाग ले सकता है। प्रश्न 23, अटॉर्नी जनरल को कौन उसके पद से पदच्युत कर सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल को उसके पद से राष्ट्रपति पदमुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, वहां से ये निर्णय बनाया जाता है। दोनों संसद सदनों की कार्रवाइयों से राष्ट्रपति को विदित हो जाता है और वह अटॉर्नी जनरल को हटाने की कार्रवाई शुरू कर देता है। प्रश्न 24, अटॉर्नी जनरल संसद में अपना मत दे सकता है कि नहीं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, नहीं। अटॉर्नी जनरल संसद में अपना मत नहीं दे सकता है। प्रश्न 25, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 148(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न 26, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, राज्यपाल। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रश्न 27, किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 148(3). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG या कैग भी कहते हैं, के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 28, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है? तो वैसे तो हम जानते हैं कि अधिकतम वह 6 वर्ष तक सेवारत रह सकता है, किंतु यहाँ उम्र का हिसाब बताना है, इसलिए यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, वह अपनी 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। प्रश्न 29,
किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का प्रतिनिधि होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद का प्रतिनिधि होता है और वह संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भी भाग ले सकता है। प्रश्न नंबर 30 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, 2,50,000 रुपया। दोस्तों वर्तमान में जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक जी हैं वो राजीव महर्षि जी हैं और वे वर्तमान में 13वें नियंत्रण महालेखा परीक्षक हैं। और यह भी आपको बता दें कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के वेणुगोपाल जी हैं। तो दोस्तों आज आपने पूरा वीडियो देखा, हमने आज आपके लिए सवाल भी दिए हैं। इन 2 सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे नियमित रूप से आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। आज का हमारा पहला सवाल है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? और प्रश्न 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों शीघ्र ही मैं नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए और नए वीडियो आपको रोज एक मिलते हैं, उसे भी देखते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।